बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड में चैप्टर नंबर 20 को। अच्छा, इस चैप्टर में से एमसीक्यू आ सकते हैं काफी, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन, वीनस रिटर्न की डेफिनेशन, कार्डियक इंडेक्स की डेफिनेशन। ये तीन डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 20 के। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करे, कार्डियक आउटपुट है। वीनस रिटर्न क्या है? हार्ट के राइट एट्रियम में 1 मिनट में कितना ब्लड आ रहा है, इसको वीनस रिटर्न कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो कार्डियक आउटपुट को वेरी कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म है, एक्सरसाइज है, साइज ऑफ बॉडी है, एज ऑफ बॉडी है। अच्छा, ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा। मेल्स के अंदर कार्डियक आउटपुट की एवरेज है 5.6 लीटर पर मिनट और फीमेल्स के अंदर है 4.9 लीटर पर मिनट। ठीक है, एज बढ़ने के साथ साथ कार्डियक आउटपुट कम होता है। ठीक, कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कार्डियक आउटपुट पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हम देखते हैं। बॉडी का साइज बढ़ता रहता है तो हम साइज को भी कंसिडर करते हैं। कार्डियक आउटपुट 10 इयर्स की एज तक इंक्रीज करता है और उसके बाद बुढ़ापे के साथ साथ डिक्रीज करता चला जाता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करे और बॉडी साइज सेम है। अच्छा, नॉर्मल या एवरेज कार्डियक आउटपुट कितना है? 3 लीटर पर मिनट। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। इसके मुताबिक जितना ब्लड हार्ट के अंदर आता है, हार्ट उतना ही ब्लड पंप कर देता है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जितना ब्लड आएगा उतना ही निकलेगा। अगर ज्यादा ब्लड आता है तो किस तरह पंपिंग को इंक्रीज किया जाता है? नंबर 1, स्ट्रेच ऑफ साइनस नोड होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। और नंबर 2, ब्रेन ब्रेन इफेक्ट, यानी ब्रेन को पैगाम भेजते हैं कि ज्यादा ब्लड आ गया, जिसकी वजह से ब्रेन हार्ट रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये दो चीजें जिसकी वजह से हम आउटपुट को भी इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे वो बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। हमें पता है कार्डियक आउटपुट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वीनस रिटर्न। ठीक है, तो वो बता रहे हैं टोटल बॉडी के टिश्यूज से जितना ब्लड हार्ट के अंदर आता है, कार्डियक आउटपुट उतनी ही होती है। सिंपल चीज है। फिर लॉन्ग कार्डियक आउटपुट वेरी किस तरह कर रही होती है? यहाँ ने बताया कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर को बॉडी आमतौर पर नॉर्मल रख लेती है, एक ही लेवल पर रख लेती है। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, और अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल हम आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मल रख लेते हैं। ठीक हो की बात? अच्छा जी, राइट एट्रियल प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। ये देखिएगा, राइट एट्रियल प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, लेकिन एक हद तक बढ़ सकता है, एक लिमिट होती है। ये हम देख सकते हैं, हम राइट एट्रियल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, कुछ हार्ट्स की लिमिट ज्यादा पंपिंग के बाद आती है, कुछ की जल्दी आ जाती है। अगर हार्ट ज्यादा पंप कर सकता है, यानी उसकी लिमिट ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, उसको हम कहते हैं हाइपर इफेक्टिव हार्ट। और अगर कम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं हाइपो इफेक्टिव हार्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट फैक्टर्स मेक द हार्ट एज हाइपर इफेक्टिव हार्ट और व्हाट फैक्टर्स मेक द हार्ट एज हाइपो इफेक्टिव हार्ट? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस चैप्टर के। ठीक हो गया? शुरू में मैंने बताया था ये तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। हाइपर इफेक्टिव हार्ट किस तरह से होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन ज्यादा की हुई है, वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देगा, वेदो को सिस्टम भी करवाएगा, बाहर सारा कुछ हाइपर इफेक्टिव हार्ट हो जाएगा। और दूसरा, हाइपरट्रॉफी हुई है हार्ट की, हार्ट के मसल्स का साइज बड़ा हुआ है, तो वो भी कर सकता है। उसके अलावा आप और चीजें भी लिख सकते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर हाइपर कैल्सीमिया कह सकते हैं, आप हाइपोकैलीमिया कह सकते हैं। ये फैक्टर्स भी हार्ट के आउटपुट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। हाइपो इफेक्टिव हार्ट कैसे होता है? उन्हीं को ऑपोजिट लेते हैं जो भी आपने यहां पे डिस्कस किए। इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, अगर आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है, ये आपको पता है ना, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट के लिए पंप करना मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपने इनहिबिट कर दिया तो मुश्किल है। और बाकी फिर पैथोलॉजिकल चीजें हैं, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हो, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाए, वैल्वुलर हार्ट डिजीज हो जाए, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो जाए, या हार्ट की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, मायोकार्डाइटिस या हाइपोक्सिया हो जाए। मतलब मुख्तलिफ तरह की एबनॉर्मेलिटीज या डिजीजेज या प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने देखा अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो होता ये एक्सरसाइज कंडीशन के अंदर हम कार्डियक आउटपुट नहीं इंक्रीज कर पाते। एज अ रिजल्ट एक्सरसाइज कंडीशन के अंदर वेजोडाइलेशन तो होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा तो आर्टीरियल प्रेशर बिल्कुल फॉल कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है। यहाँ उन्होंने ये बताया कि नॉर्मली एक्सरसाइज होती है तो नर्वस सिस्टम काम करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर लेता है और आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज रख लेता है। फिर हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पैथोलॉजिकली हाई या लो कार्डियक आउटपुट को कॉज करते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हाई कार्डियक आउटपुट किन किन वजूहात से कॉज करती हैं। बेसिकली हाई कार्डियक आउटपुट तब होगी जब वेजोडाइलेशन है, यानी टोटल प्रेशर रेजिस्टेंस कम है। तो ये चार बीमारियां जिसमें वेजोडाइलेशन होती है, बेरी में वेजोडाइलेशन होती है, एवी फिस्टुला में होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है और एनीमिया में होती है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, पता होना चाहिए आपको। बेरी किस तरह से? विटामिन कम, एटीपी कम, ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल के पास एनर्जी कम, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वेजोडाइलेशन। ठीक है, यानी वेजोडाइलेशन होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। एवी फिस्टुला, रेजिस्टेंस कम हो गई, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। एनीमिया, ऑक्सीजन बॉडी को कम मिल रही है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी।
फिर देखते हैं लो कार्डिक आउटपुट किन किन चीजों की वजह से हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने फिर ये वाली बातें कर दी हैं यार जो हमने पहले पढ़ी हैं, इन्फाक्शन हो जाए या कोई हार्ट डिजीज हो जाए, वैल्वुलर डिजीज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बस एक डेफिनेशन और है, कार्डियक शॉक। अगर हार्ट जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पा रहा टिश्यूज की, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक शॉक। अच्छा जी, फिर नॉन कार्डियक फैक्टर्स भी कुछ होते हैं। ये तो हमने पढ़ा ना, हार्ट के अंदर ये मसले मसाइल होंगे तो लो कार्डियक आउटपुट होगी। फिर नॉन कार्डियक फैक्टर्स क्या होते हैं कि हार्ट के इर्द गिर्द कुछ मसले मसाइल हो जाए, मतलब कोई इर्द गिर्द के प्रेशर में मसले मसाइल होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगी, एक्यूट वेनस डायलेशन हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगी। देखिएगा यहां पे जो हमने डायलेशन की बात की थी ना, इन सब में जो हमने कहा था कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, ये डायलेशन होती है आर्टेरियोल्स की, ठीक। आर्टेरियोल्स की डायलेशन से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, वेन्स की डायलेशन से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। एक्यूट वेनस डायलेशन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज वेन, जारी बात है वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। टिश्यू मास कम हो गया एजिंग के साथ साथ तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल नहीं है बंदे का तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ चीजें जो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देती हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी ना हो रही हो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक और कार्डियक शॉक सिमिलर चीजें हैं। फिर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट रेगुलेशन। कार्डियक आउटपुट की रेगुलेशन के हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखने लगे हैं। ये कार्डियक आउटपुट कर्व है जो हमने पीछे यहां भी डिस्कस की थी। हमने बताया था कि राइट एट्रियल प्रेशर को बढ़ाते जाए तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक, इस लिमिट को हम प्लेटू कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कार्डियक आउटपुट कर्व, मुख्तलिफ कार्डियक आउटपुट कर्व्स हैं। किस वजह से ये मुख्तलिफ कार्डियक आउटपुट कर्व्स बन रही हैं? पहले हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, हार्ट के इर्द गिर्द क्या प्रेशर है ये भी इफेक्ट कर रहा होगा कार्डियक आउटपुट को, क्योंकि अगर इर्द गिर्द प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है हार्ट के इर्द गिर्द तो हार्ट बेचारा सीधे पंप नहीं कर सकेगा, सीधे पंप नहीं कर सकेगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। क्या चीजें हैं जो इर्द गिर्द के प्रेशर को चेंज करती हैं? एक रेस्पिरेशन के साथ जो साइक्लिकल चेंजेस हो रही हैं वो, दूसरा ब्रीदिंग अगेंस्ट नेगेटिव प्रेशर, बहुत हवा में बहुत कम प्रेशर है हम उसको ब्रीथ कर रहे हैं उसमें मसला आ सकता है, या पॉजिटिव प्रेशर में ब्रीथ कर रहे हैं, यानी इर्द गिर्द हवा का प्रेशर ज्यादा हो या कम हो उससे भी हमारी ब्रीदिंग को इफेक्ट होगा और हार्ट के इर्द गिर्द के प्रेशर को इफेक्ट होगा। ओपनिंग ऑफ थोरेसिक केज, उससे हमारा जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज कर सकता है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। कार्डियक टेम्पोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियक टेम्पोनेट इंट्राप्लूरल जो फ्लूइड होता है, यानी हार्ट के इर्द गिर्द जो दो लेयर्स है उनके दरमियान जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड अगर इंक्रीज करे किसी वजह से, ज्यादा प्रेशर हार्ट के ऊपर डालना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक हो गया जी। अब हमने दो तरह के मसले मसाइल देख लिए हैं। नंबर एक, अगर हार्ट ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो तो ये हाइपर इफेक्टिव या हाइपो इफेक्टिव हो सकता है, ठीक। और नंबर दो, अगर उसके इर्द गिर्द के प्रेशर वेरी कर रहे हो तो ये राइट या लेफ्ट कर्व शिफ्ट कर सकती है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर रहा होगा तो ये जो कर्व है ये लेफ्ट साइड पे जाएगी, और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो ये कर्व राइट साइड पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इर्द गिर्द का प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इर्द गिर्द के प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। तो इर्द गिर्द का प्रेशर इंक्रीज करना इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देगा, राइट साइड पे शिफ्ट कर देगा। ये राइट साइड लेफ्ट साइड का शिफ्ट जो है ना ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब दो तरीके हमने, एक तो हमने देखा कर्व शिफ्ट होती है क्यों? ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, और दूसरा हमने देखा कि हाइपो इफेक्टिव और हाइपर इफेक्टिव की बेस पे ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन की देखा तो हमने मुख्तलिफ कर्व्स देखी हैं, कोई राइट से शुरू हो रही है, कोई लेफ्ट से, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे की, हमने देखा दिया मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ पैटर्न ऑफ कर्व बन सकते हैं। फिर आते हैं वेनस रिटर्न कर्व की तरफ। वेनस रिटर्न कर्व जो है वो तीन चीजों पर बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं। एक, राइट एट्रियल प्रेशर, अगर ये कम होगा वेनस रिटर्न ज्यादा। दूसरा, सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, आर्टरी वेन्स वगैरह के अंदर और आर्टरीज वगैरह के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वेनस रिटर्न कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व को हम देखते हैं, राइट एट्रियल प्रेशर ज्यादा होने से वेनस रिटर्न कम होना था, ठीक है। और जब राइट एट्रियल प्रेशर सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर के बराबर हो जाए तो वेनस रिटर्न जीरो हो जाता है। ये हमने देखा, राइट एट्रियल प्रेशर सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर के बराबर हो गया तो ये जीरो हो गया। राइट एट्रियल प्रेशर कम होता जाएगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज करता जाएगा। एक हद तक अगर कम होगा तो वेनस रिटर्न इंक्रीज करेगा, एक हद से ज्यादा वेनस रिटर्न इंक्रीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो वेन्स है वो कोलैप्स कर देती हैं। जब राइट एट्रियल प्रेशर कम होता रहता है, एक हद से ज्यादा कम हो जाए तो फिर वेन्स कोलैप्स हो जाती हैं, फिर प्लेटो आ जाता है, फिर मजीद वेनस रिटर्न इंक्रीज नहीं कर सकता। अब हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को बेसिकली हम अगर आप देखें तो हार्ट के बारे में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हार्ट को ज्यादा काम करवा सकती हैं, हार्ट को कम काम करवा सकती हैं। फिर यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी पैथोलॉजी है जो हार्ट को ज्यादा काम करवाती हैं, कौन सी पैथोलॉजी कार्डियक आउटपुट को कम करती हैं, ठीक है। फिर कार्डियक आउटपुट कर्व्स को हमने देखा कि एक्सटर्नल प्रेशर से किस तरह वेरी कर सकती हैं। अब हम वेनस रिटर्न को देख रहे हैं, वेनस रिटर्न कर्व को देख रहे हैं। ये हमने देख लिया एक नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व, ठीक। अब हम बताते हैं मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या होता है? पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एवरेज प्रेशर है उसको हम कहते हैं मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। इसकी डिटेल को हम मजीद यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी,
ये जो यानी आपकी आर्टीरियल प्रेशर आप कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज एक्स एक्सिस वाली चीज इंक्रीज हो रही होती है तो ये लेफ्ट साइड पर जाती है, और जब डिक्रीज हो रही होती है तो कर्व राइट साइड पर जाती है। तो सिस्टमिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जारी बात है प्रेशर को इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कर्व लेफ्ट साइड पर जाएगी और सिंपैथेटिक इनहिबिशन से कर्व राइट साइड पर जाएगी। डन होगी बात। अच्छा जी, फिर हम आते हैं कि ये मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर और मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर में फर्क क्या है। मेन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर सिर्फ सिस्टमिक सर्कुलेशन का प्रेशर होता है। इसमें हम करते हैं क्या है, लार्ज आर्टरीज और वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन से कोई ब्लड ना हार्ट में जाए ना हार्ट से आए। ठीक है, जब सारी सिस्टमिक यानी कैपिलरीज, वेन्स, आर्टीरियोल्स, आर्टरीज सब में एक जितना प्रेशर हो जाए उसको हम मेजर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं मेन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर। मेन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर में क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए हार्ट को ही रोक देते हैं। अब जितना भी ब्लड लंग्स में है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, हार्ट में है, ये सारा एवरेज आउट हो जाए, जब सब में एक जितना प्रेशर हो जाए तो उसको हम कहते हैं मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर। इसमें हमें सर्कुलेटरी फीलिंग में हमें हार्ट रोकना पड़ता है, सिस्टमिक फीलिंग में हमें कुछ सिस्टमिक आर्टरीज और वेन्स को ब्लॉक करना पड़ता है। प्रैक्टिकल कौन सा है, सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, सॉरी सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि हार्ट को रोकना पॉसिबल है, थोड़ी देर के लिए हार्ट को रोक देते हैं शॉक वगैरह देके। लेकिन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर पॉसिबल नहीं है कि हार्ट काम कर रहा है और आप आर्टरीज और वेन्स को ब्लॉक कर दो, तो ये वाला काम जो है ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। समझ आ गई बात। वैल्यूज इनकी दोनों की ऑलमोस्ट बराबर होती हैं, यहां तक बात हमें समझ में आ गई। ये सारी उन्होंने जो डिटेल है ना वो आपको वीनस रिटर्न कर्व के लिए बताने के लिए बताई हुई है। क्यों, आपको एक बात पता चीज, वीनस रिटर्न कर्व राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो वीनस रिटर्न कम होता है, राइट एट्रियल प्रेशर कम, वीनस रिटर्न ज्यादा। तो राइट एट्रियल प्रेशर को उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसका आपको ग्राफ बता दिया। अब उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर को एक्सप्लेन करना। सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर और ये क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या फर्क पड़ता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हम उसको कर्व को देख लेते हैं। ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व में एक तो राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ये कम हो रही है। आपको पता है राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ने के साथ वीनस रिटर्न कम होता है, ठीक, लेकिन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर बढ़ने के साथ वीनस रिटर्न बढ़ता है। तो ये उन्होंने तीन कर्व्स दिखाई हैं, जब सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर ज्यादा है उसमें वीनस रिटर्न ज्यादा आ रहा है, जिसमें सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर कम है उसमें वीनस रिटर्न कम है। ठीक होगी बात, यहां तक बात में समझ में आ गई। अच्छा, और अगर सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर और इसमें अगर आप समझे ना तो वीनस रिटर्न होता है सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर। ठीक, इसलिए हम कहते हैं अगर सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो वीनस रिटर्न बढ़ता है, और अगर राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है तो वीनस रिटर्न कम होता है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो माइनस करके आंसर आएगा जीरो। यही बात उन्होंने बताई है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो प्रेशर ग्रेडियंट जीरो हो जाता है, वीनस रिटर्न जीरो हो जाता है। दो फैक्टर डिस्कस कर लीजिए कि हमने। तीसरा फैक्टर आता है रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वीनस रिटर्न कम होगा, इसमें तो कोई मुश्किल चीज थी ही नहीं कि रेजिस्टेंस होती है तो ब्लड हार्ट में जा नहीं पाता, हार्ट में नहीं जा पाता तो वो वेन्स के अंदर ही डैमेज होना शुरू होती है, उसकी रिजर्व होना शुरू होता है। जब वेन्स के अंदर वो इंक्रीज करता है तो मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर खुद ही वीनस रिटर्न को दोबारा बढ़ा देगा, जाहिर सी बात है, ये तो हमें पता है फॉर्मूला। मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये तो बात हो गई। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस वीनस रिटर्न कर्व, रेजिस्टेंस डेफिनेट सी बात है कर्व को डिक्रीज ही कर रही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वीनस रिटर्न कम हो पा रही है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो वीनस रिटर्न ज्यादा हो पा रही है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। फिर यहाँ पर उन्होंने कॉम्बिनेशन तीनों फैक्टर को कंबाइन करके उन्होंने कहा मुख्तलिफ तरह की कर्व्स बन सकती हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करने से 0 पॉइंट सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, राइट एट्रियल प्रेशर पे और मेन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर पे, इस पे ये 0 पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर 0 पॉइंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस से सिर्फ ये ऊपर या नीचे जा सकती है, तो ये दो चीजें वेरी कर सकती हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई। अच्छा, राइट और लेफ्ट, बस बहुत आगे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट विद राइट एट्रियल प्रेशर चैप्टर हमने कर्व्स भी गुजार दिया है। पहले हमने यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की कर्व पढ़ी थी, उसको देखा ये कार्डियक आउटपुट की कर्व पढ़ी थी, वो हाइपो इफेक्टिव, हाइपर इफेक्टिव हार्ट, और फिर हमने उसको एक्सटर्नल प्रेशर से वेरी किया। फिर हमने वीनस रिटर्न की कर्व पढ़ी, उस पर हमने राइट एट्रियल प्रेशर का इफेक्ट देखा, मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर का इफेक्ट देखा, और हमने उस पर रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखा। अब वो कह रहे हैं वीनस रिटर्न कर्व और कार्डियक आउटपुट कर्व दोनों अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक जगह पे ज्वाइन कर रही होती है, जिस जगह पे ज्वाइन कर रही होती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर हम ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, ये जो कर्व है ये थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ फैक्टर्स वीनस रिटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या क्या फर्क पड़ते हैं? नंबर 1, कैपिलरी से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है। नंबर 2, स्ट्रेस रिलैक्सेशन से कैपिलरीज वेज़ोडायलेट हो जाती हैं। और नंबर 3, वीनस रिटर्न का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। ओवरऑल करते करते दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाता है, बताना उन्होंने यही था बस। अच्छा, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा? पता है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो वो होता है प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, और मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर इंक्रीज होने से राइट वीनस रिटर्न भी इंक्रीज करता है। तो वीनस रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, तो पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा, राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इफेक्ट ऑफ सिम्पैथेटिक इनहिबिशन हो जाएगी तो ऑपोजिट काम है, जाहिर सी बात है। इफेक्ट ऑफ अच्छा,
अगर कोई एवी फिस्टूला ओपन हो गया है तो जाहिर सी बात है जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। जब एवी फिस्टूला ओपन होता है तो आपका वीनस रिटर्न सडनली इंक्रीज कर जाता है, ठीक, क्योंकि एवी फिस्टूला ओपन हो गया है, वीनस रिटर्न की रेजिस्टेंस कम हुई है तो सडनली उसने इंक्रीज कर जाना है। उसको इंक्रीज करने से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है, स्लाइड लेवल में इंक्रीज और कार्डियक आउटपुट भी आ गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद वैसे ना यहाँ भी वो पिछली बात को डिस्कस कर रहे हैं। बात कहने का मकसद ये है जब एवी फिस्टूला होता है तो उससे चेंजेस क्या क्या आती हैं। फौरी तौर पे इंक्रीज इन वीनस रिटर्न और स्लाइट इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है। फिर कुछ मिनट बाद, 1 मिनट बाद वो कह रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट और मीन स्टमक फिल्म प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। और लेटर तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, वीनस रिटर्न जारी बात है इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो, और हार्ट को इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ चीजें थी यहाँ पे आपने देखी कि एवी फिस्टूला से क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं। बेसिकली बस ये कर्व्स के बारे में था। अच्छा, फिर कार्डियक आउटपुट मेजर करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हम इकोकार्डियोग्राफ से मेजर कर सकते हैं। नंबर 2 हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर से मेजर कर सकते हैं। इसमें कार्डियोग्राफी में हम वेव्स को यूज कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, नाम से जाहिर है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन फिक प्रिंसिपल। ऑक्सीजन फिक प्रिंसिपल में हम चेक कर लेते हैं कि यार 1 मिनट में ब्लड कितनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट में कितनी चेंज आ चुकी है, उससे हमें पता चल जाता है कि ब्लड कितना हार्ट के थ्रू होके आया है, कितनी पंपिंग हो रही है। कार्डियक आउटपुट को हम इससे मेजर कर लेते हैं। तो आप अगर फॉर्मूला देखें तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर मिनट बाय द लंग्स, और नंबर 2 डिवाइडेड बाय एट्रियो विनस ऑक्सीजन डिफरेंस के दोनों साइडों पे ऑक्सीजन का डिफरेंस कितना आ चुका है और 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन दी जाती है। तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यार मिसाल के तौर पे 1 मिनट में 200 ml ऑक्सीजन दी जाती है और यहाँ पे देखो 400 ml का डिफरेंस आ चुका है। इसका मतलब है कि 2 दफा ब्लड गुजर चुका है। कार्डियक आउटपुट का हमें अंदाजा होता है। आखिर में आता है ये जो डाई को आप यूज करते हैं, इंडिकेटेड डाइल्यूशन मेथड। इसमें हम करते यही है कि हम एक डाई को, एक कार्डियो ग्रीन डाई को हम ऐड कर देते हैं। में 1 पॉइंट में उसको ऐड कर दिया, फिर मुख्तलिफ किसी मतलब सेपरेट जगह से हम चेक करते हैं कि उसकी अब क्या कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर। उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कितने हद तक डाइल्यूट हो चुका है। अगर ज्यादा ब्लड पंप हो, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होती है तो वो ज्यादा डाइल्यूट हो चुका होता है, अगर थोड़ी होती है तो वो भी थोड़ा डाइल्यूट होता है। जाहिर बात है जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उतनी जल्दी ये डाइल्यूट होगा, तो उसकी डाइल्यूशन से हम चेक कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट कितना है। उसका भी फॉर्मूला है, बस ये आपको नाम पता होने चाहिए या थोड़ा बहुत आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल इसकी मेरा नहीं है, इसकी में पूछेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन अगर बात की जाए, आपको मैं 5 की बुक से दिखा देता ज्यादा कार्डियक आउटपुट, कार्डियक इंडेक्स, वीनस रिटर्न की डेफिनेशन ही पूछते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन उन्होंने पूछी हुई है। फिर आगे अगर हम देखें तो ये देखिएगा डिफाइन कार्डियक आउटपुट, फ्रैंक साले मैकेनिज्म क्या होता है और वो किस तरह से कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट कर रहा होता है, ये चीज हमने देख ली। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया है डिफाइन कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक इंडेक्स, ठीक, और वो क्या कंडीशन तो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकती हैं। बहुत चीजें हैं कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकती हैं। हाइपर इफेक्टिव हार्ट वाली चीजें भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज भी इंक्रीज करती है, एंजाइटी, ब्रेन बेस्ड इफेक्ट्स भी चीजों में होते हैं। टेंशन में भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी स्टिमुलेट होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप मतलब इसमें बहुत वास्ट किस्म का क्वेश्चन है। अच्छा, फिर इसमें हम देख सकते हैं डिफाइंड कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक रिजर्व। कार्डियक रिजर्व होता है हार्ट, एक है ना जो ब्लड पंप कर रहा है और उससे ज्यादा जो पंप करने की कैपेसिटी है उसको हम कार्डियक रिजर्व करते हैं। मिसाल के तौर पे 5 लीटर पंप कर रहा है लेकिन 10 लीटर पंप करने 8 लीटर पंप करने की कैपेसिटी है, तो ये 8 लीटर माइनस 5 लीटर, ये 3 लीटर जो होता है ये कार्डियक रिजर्व होता है बस। और यहाँ पे डिफाइन कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक इंडेक्स और गिव द नॉर्मल वैल्यूज। मैंने कहा था ना वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्डियक आउटपुट की मेल्स के अंदर 5.6, फीमेल के अंदर 4.7, कार्डियक इंडेक्स की वैल्यू 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। यूनिट में आपको पता होना चाहिए, पर मीटर स्क्वायर आएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।